हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम वेल्स ऑफिशियल। आज हम सभी एक नए पोएम के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। ओड टू ऑटम ये हमारा आज का पोएम है, जिसे जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम के जो पोएट हैं उनके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं। ये जो टॉपिक है ओड टू ऑटम, क्या आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं? ओड का अर्थ प्रशस्ति गीत या स्तुति गीत है। यह ऐसी कविता होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति या ऋतु की प्रशंसा की जाती है। यानी यहाँ पर ओड जो है, एक्चुअली इस पोएम में खास तौर पर ऑटम सीजन, जो ऋतु है ऑटम, उसकी प्रशंसा की जा रही है। यहाँ पे ऑड टू ऑटम में कवि शरद ऋतु, ऑटम का मतलब हो गया शरद, है ना। शरद ऋतु आप इसके बारे में जान रहे होंगे, शरद ऋतु, है ना। तो जो कवि हैं वो शरद ऋतु की सुंदरता, समृद्धि और शांति की प्रशंसा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑटम सीज़न के बारे में पहले जान लेते हैं। वैसे सीजन्स तो आप जान रहे होंगे, ऋतु। हमारे यहाँ भारत में तो लगभग 6 ऋतुओं को हम जान रहे होते हैं। जैसे स्प्रिंग सीज़न मतलब वसंत ऋतु। ये एक्चुअली वसंत ऋतु जो होता है वो उसका टाइम पीरियड होता है फरवरी टू मार्च, है ना। फरवरी टू मार्च होता है ना। उसके बाद जो है अगला जो है समर सीज़न, आप जान रहे हैं, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। ये मार्च टू होता है मई, है ना, मार्च टू मई। तो इस टाइम में ये सीज़न होता है कि नहीं। उसके बाद जो है थर्ड नंबर है मानसून सीज़न, वर्षा ऋतु, है कि नहीं। वर्षा ऋतु, अभी वर्षा चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जून टू सितंबर, वर्षा ऋतु कब होता है? जून टू सितंबर। फिर ऑटम सीज़न आ जाता है, जो अभी हमारा टॉपिक है ना, ऑटम। तो ये ऑटम सीज़न को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शरद ऋतु। ये एक्चुअली अक्टूबर टू नवंबर के बीच रहता है ना। तो इस टाइम पीरियड को ऑटम बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सीज़न है प्री विंटर सीज़न, यानी विंटर सीज़न से जस्ट पहले, जिसको हम हेमंत ऋतु हिंदी में बोलते हैं। ये दिसंबर टू जनवरी इसका टाइम पीरियड है ना, दिसंबर टू जनवरी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा अगला जो सीज़न है छठा, वो है विंटर सीज़न, जिसको हम शिशिर ऋतु बोलते हैं। शिशिर ऋतु ये जनवरी और फरवरी के बीच काफ़ी ठंड रहती है इस टाइम, इसलिए इसको शिशिर ऋतु बोला जाता है। तो इस तरह से टोटल 6 ऋतुएं हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। वैसे स्टैंडर्ड तो 4 ही हैं, बट हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ट्रेडिशनली हम 6 ये जो ऋतुएं हैं उन्हें जानते हैं। तो उनमें से ही एक है ऑटम, है ना। ऑटम सीज़न के बारे में अभी हम लोग समझ चुके हैं। ऑटम सीज़न यानी शरद ऋतु, जो अक्टूबर टू नवंबर के बीच होता है ना। तो आशा है ओड टू ऑटम का पूरा मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। ओड टू ऑटम में कवि शरद ऋतु की सुंदरता, समृद्धि और शांति की प्रशंसा करते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं हमारे जो पोएट हैं जॉन कीट्स, इनके बारे में। जॉन कीट्स, born in 1795 and died in 1821, one of the greatest of English romantic poets, was born at Moonfields, London। यहाँ बताया जा रहा है जो हमारे जॉन कीट्स साहब हैं, इनका जन्म 1795 में हुआ और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, यानी अंग्रेजी काल्पनिक कविता जो होता है, उन कविताओं के ग्रेटेस्ट यानी महानतम कवियों में से एक थे, है ना। इन्हें महानतम कवियों में से एक कहा गया है। क्यों कहा गया है? इनकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई है, आगे हम लोग जानेंगे। वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड्स, इनका जो जन्म हुआ वो मूनफील्ड्स लंदन में हुआ। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, उन्होंने एनफील्ड के क्लार्क्स स्कूल से पढ़ाई की। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्रिकेट और बॉक्सिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। तथा इनकी ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी,
इनके बारे में कहा जा रहा है कि यानी काफ़ी अभिरुचि रखते थे ये बॉक्सिंग में। इसके साथ साथ वे पठन में अत्यधिक रुचि रखने वाले, है ना। विशेषतः रोमन पौराणिक कथा, जो रोम की जो पुरानी कथाएं हैं, धार्मिक ग्रंथ हो या इस तरह की कोई भी पुस्तक, इसमें भी उनको काफ़ी रुचि थी, है ना। ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड, है ना। इनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने वर्जिल, बहुत बड़े उस टाइम के लेखक हुआ करते थे, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है एनिड। इस एनिड को इन्होंने ट्रांसलेशन भी करना शुरू कर दिया था। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser's Fairy Queen. स्पेंसर जो उस टाइम के बहुत बड़े पोएट हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखा गया था फेरी क्वीन, है ना। इस फेरी क्वीन को पढ़ने के बाद उनके अंदर जो है एक कवि बनने की जो जिज्ञासा है, वो जो आग है वो ज्वाला धधक उठा, है ना। वो एक चिंगारी बन के उनके माइंड में, है ना, कवि बनने के उद्देश्य को ये जो फेरी क्वीन है उसने बढ़ा दिया। इतना बढ़िया उन्होंने इस कविता को पढ़ने के बाद वो प्रेरित हुए एक तरह से, है ना। ये कब हुआ तो इसके बाद बताया जा रहा है कि इस फर्स्ट पोएम, इनका सबसे पहला जो पोएम है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, है ना। इसका मीनिंग ही आप समझ रहे होंगे, कुछ ऐसी लाइन से उन्होंने लिखा जो स्पेंसर के द्वारा लिखी गई चीज़ों को इमिटेट करते हुए, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, है ना। कोई भी चीज़ शुरू में कुछ आइडियाज़ हम अपने से ऊपर के लोगों से ही लेते हैं, तो इन्होंने भी स्पेंसर के आइडियाज़ को थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपनाया था। तो इसे फिर पब्लिश किया गया 1814 में, 1814 में इसे लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो इनका पहला पोएम था, इसे पब्लिश किया गया। उसके बाद हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री एंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। तो बाद में क्या हुआ कि इनका जो पहला वॉल्यूम है, पहला खंड है, जिसका टाइटल है पोएम्स, है ना। पोएम्स नाम से एक कविता जो है, एक किताब इन्होंने लिखा, है ना, जिसे 1817 में पब्लिश किया गया। His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. वर्ड्सवर्थ के द्वारा उनकी जो कविता है एंडीमियन, उसको काफ़ी सराहा गया। वर्ड्सवर्थ उस टाइम के बहुत ही महानतम कवियों में से एक थे। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818। फिर इस एंडीमियन को 1818 में प्रकाशित किया गया। His odes on indolence on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy, and ode to autumn made him a great romantic poet of English literature. उनके लघु गीतों on indolence, on a Grecian urn, to Psyche, to a nightingale, on melancholy तथा ode to autumn ने उन्हें अंग्रेजी साहित्य का महान कल्पनाशील कवि बना दिया। दो और साहित्य जो इनके काफ़ी फेमस हुए, पहला लामिया और दूसरा हाइपेरियन, है ना। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1821 में 26 वर्ष की आयु में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, इसके कारण उनका देहांत हो गया, है ना। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन के इस छोटे से कम समय में, है ना, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, यानी इतने कम समय में भी उन्होंने एक महानता को प्राप्त कर चुके थे। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एंड ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी। In the poem Ode to Autumn, Keats describes the beauty and characteristics spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature. इसका अर्थ है उनकी कविताएं तथा पत्र सुंदरता के साथ साथ गहराई भी रखते हैं
तथा जीवन की पीड़ाओं एवं कष्टों के प्रति उनकी चेतना को प्रतिबिंबित करते हैं। उनके अनुसार एक सुंदर चीज़ प्रत्येक के लिए एक आनंद है तथा सुंदरता ही सत्य है तथा सत्य ही सुंदर है। यहाँ पर ऑड टू ऑटम कविता में कीट्स स्मरणीय चित्रों की एक श्रृंखला जो कि प्रकृति के सौंदर्य के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं के द्वारा पतझड़ की सुंदरता तथा इसकी आत्मिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ये था हमारा कवि परिचय जॉन कीट्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपने पोएम की तरफ, है ना। पोएम पढ़ने से पहले यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसका हम समझा देते हैं मीनिंग आपको। हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग विभिन्न मौसमों में आपको कैसा महसूस होता है। विच इज़ द मोस्ट एन्जॉयबल वन, सबसे एन्जॉयबल सीज़न कौन सा होता है, आप किस मौसम में सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, यानी जो पेड़ हैं उन पर नए नए पत्ते और फल उगते हैं एक पर्टिकुलर सीज़न में, वो सीज़न कौन सा है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू सीन ए ट्री, क्या आपने कोई पेड़ देखा है बेंट एंड लोडेड, यानी झुका हुआ और लदा हुआ विथ फ्रूट्स, यानी फलों से लदा हुआ। व्हाट फीलिंग डज दिस साइट इवोक इन यू, जब ऐसा दृश्य आप देखते हैं तो आपके मन में किस प्रकार की भावना को जागृत होता है ना, कैसा फीलिंग होता है आपको जब इस तरह की दृश्य को आप देखते हैं। एक ऐसा पेड़ जो फलों से लदा हुआ हो, झुका हुआ हो, तो आपके मन में क्या फीलिंग जगता है। तो ये पूछा गया है, इस तरह से ये 3 प्रश्न हैं। तो चलिए अब समय हो गया है अपने पोएम को समझने का। तो ओड टू ऑटम, तो हम लोग जान चुके हैं ओड क्या होता है, ऑटम क्या होता है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने पोएम की तरफ। पोएम का जो सबसे पहला लाइन है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला लाइन कह रहा है सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless, with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the mossed cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core। तो यहाँ तक पहले हम जान लेते हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे सीज़न ऑफ मिस्ट, किस प्रकार का सीज़न है। मिस्ट, मिस्ट का मतलब क्या होता है, तो मिस्ट का जो मीनिंग है वो होता है फॉग या धुंध, इसको बोलते हैं, है ना। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, ये धुंध आपको पता होगा जो कोहरा टाइप का जो लगता है ना। एंड मेलो, मेलो का मतलब क्या होता है, मेलो मतलब होता है सॉफ्ट एंड स्वीट, यानी नरम और मीठा। मेलो का मतलब होता है नरम और मीठा, है ना। और फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि फलों का मौसम। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा सीज़न है, सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कवि शरद ऋतु का स्वागत करता है यहाँ पे और कहते हैं कि यह ऋतु प्रकृति की परिपक्वता और शांति और भरपूर फसल का प्रतीक है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि शरद ऋतु हल्के कोहरे और पूरी तरह पके हुए फलों का मौसम है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, इसका मीनिंग हुआ कि शरद ऋतु हल्के कोहरे और पूरी तरह पके हुए फलों का मौसम है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, यहाँ पर जो है कवि बता रहे हैं कि क्लोज बॉसम फ्रेंड, यानी ऑटम सीज़न जो है इसको फ्रेंड की तरह दर्शाया गया है ऑफ अ मैच्योरिंग सन, सन का फ्रेंड, है ना। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि शरद ऋतु परिपक्व होते हुए सूर्य की घनिष्ठ मित्र है। ये जो सीज़न है ना वो सूरज का घनिष्ठ मित्र है। ये क्यों यहाँ पर कहा गया, क्योंकि सूरज ही हैं जो उस सीज़न में जो फल हैं उनको पकाने में सहायता करते हैं। उनकी धूप और गर्मी से जो वो फल हैं ना वो पक जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि क्लोज बॉसम फ्रेंड, है ना, अति घनिष्ठ मित्र, यानी क्लोज बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्रता।
तो उन सीज़न का सूरज से घनिष्ठ मित्रता है, क्योंकि वो सूरज जो हैं वो मदद करते हैं उस सीज़न में फलों को पूर्ण रूप से जो है पकाने में। Conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatch eaves run। इसका मीनिंग हुआ कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, इसका मतलब हुआ है शरद ऋतु और सूर्य मिलकर पेड़ों को फलों से भर देते हैं, है ना। कंस्पायरिंग का एक मीनिंग होता है यहाँ पर षड्यंत्र रचना। यहाँ पर है कंस्पायरिंग का मतलब योजना बनाना, है कि नहीं, योजना बनाते हैं ना। थैच, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, देखिए थैच ईव्स, है ना। थैच, थैच का मतलब हुआ कि जो छप्पर होता है, कई ऐसे आपको लताएं होंगी, है ना। वाइन्स मतलब लताएं, जो आप देखिएगा छप्पर पर धीरे धीरे लतरते हुए फलते रहते हैं। तो ऐसे फलों के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये जो कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी शरद ऋतु सूर्य के साथ मिलकर पेड़ों को फलों से भर देते हैं, और ये जो झोपड़ियों की छत है उसके किनारे पर फैली बेलों फलों से लद जाती हैं। यहाँ पे वाइन्स मतलब वही हो गया लताएं या बेल, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो छत है या छप्पर जो है झोपड़ी के, उस पर आप लदे हुए देखेंगे, है ना। शरद ऋतु हर स्थान को समृद्धि और प्रकृति सौंदर्य से भर देती है, इसका ये भावार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टू बेंड विथ एप्पल्स, टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉस्ड कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो झोपड़ी के पास सेब के पेड़ों की शाखाएं फलों के भार से झुक जाती है ना। यहाँ पे टू बेंड, बेंड मतलब होता है झुक जाना, विथ एप्पल्स यानी जो सेब हैं, है ना, वो कॉटेज के ऊपर जो उगे हुए हैं, इससे वो पूरी तरह से शाखाएं जो है वो पेड़ों की वो लदने के कारण, यानी फलों से भर जाने के कारण उसके वेट से वो पूर्ण रूप से झुकी हुई महसूस होती है ना। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, कोर का मतलब होता है अंदर तक, यानी फिल कर देना, फिल मतलब होता है भर देना, ऑल फ्रूट यानी सभी फलों को, विथ राइपनेस यानी पका हुआ, यानी कहने का मतलब है कि हर फल अंदर तक पूरी तरह पक जाता है। यहाँ पर कवि का भावार्थ है कि शरद ऋतु प्रकृति को पूर्णता और परिपक्वता प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ लाइन की तरफ, स्टैंजा नंबर 2। टू स्वेल द गार्ड, टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विथ अ कर्नल, स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर and still more latter flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। टू स्वेल द गार्ड, गार्ड का मतलब होता है कद्दू, है ना। स्वेल मतलब फूल जाना। इस ऋतु में जो कद्दू हैं वो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एंड प्लम्प, प्लम्प का मीनिंग है मोटा या गुदेदार, है ना। द हेजल शेल्स, हेजल शेल्स क्या होता है, ये हेजलनट का छिलका होता है। यह एक प्रकार का छोटे खाने योग्य अखरोट समझिए इसको, जिसका बाहरी खोल जो है वो काफ़ी कठोर होता है, सख्त होता है, उसे हेजल शेल्स बोलते हैं, अखरोट के समान होता है। विथ स्वीट कर्नल, यहाँ कर्नल जो शब्द आया है, कर्नल का मतलब होता है यानी कि बीज, है ना। कर्नल का मीनिंग होता है बीज। तो आप देखेंगे यहाँ पर साफ साफ दिखा देते हैं कर्नल। तो कर्नल जो है ये बीज होता है, तो बताया जा रहा है विद अ स्वीट कर्नल यानी मीठा बीज, है ना। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लैटर फ्लावर्स फॉर द बीज। टू सेट बडिंग मोर, इसका अर्थ हुआ कि और अधिक कलियां आने देना, है ना, अधिक कलियां निकलने देना। मीनिंग है कि प्रकृति निरंतर जीवन और विकास का संदेश देती है इस लाइन के माध्यम से। एंड स्टिल मोर, और अधिक, लैटर फ्लावर्स फॉर द बीज का मतलब हुआ कि ये जो मधुमक्खियों के लिए और अधिक देर से खिलने वाले जो फूल हैं, है ना,
अधिक देर से वो खिलते हैं मधुमक्खियों के लिए। फॉर समर एज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, जिससे क्या होता है कि जो गर्मियाँ होती हैं, समर होता है ना, उस गर्मियों में उन्हें उनका जो सेल्स है यानी मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें देखिएगा कि उस मौसम में उनको खाने की दिक्कत ना हो, वो पूरी तरह से ओवर ब्रिम्ड होता है यानी लबालब भरा होता है उनका मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें जो शहद है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नज़र आता है। ये समर के लिए वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। यहाँ मधुमक्खियों को लगता है कि गर्म और ये जो सुखद दिन है कभी समाप्त नहीं होंगे, है ना। शरद ऋतु इतनी सुखद और समृद्ध होती है कि ऐसा लगता है जैसे यह आनंद हमेशा बना रहेगा। तो हमारा जो पहला 10 लाइन्स है, इसमें हमने अभी तक समझा कि इस पद्यांश में कवि जॉन कीट्स ने शरद ऋतु की सुंदरता, समृद्धि और परिपक्वता का अत्यंत मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्य और शरद ऋतु मिलकर फलों, फूलों और फसलों को पूरी तरह पकाते हैं। पेड़ फलों से लद जाते हैं, मधुमक्खियाँ अमृत एकत्र करती हैं, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए तो वो अमृत ही हुआ, और पूरी प्रकृति खुशहाली से भर जाती है। यह पद्यांश शरद ऋतु को समृद्धि, परिपक्वता और प्रकृति की उदारता का प्रतीक बताता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who hath not seen thee oft amid thy store, यहाँ पर जो यूज़ हुआ है हैथ शब्द एक्चुअली ओल्ड इंग्लिश है। एक्चुअली इसका अभी वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैज़, है ना। तो ये ओल्ड इंग्लिश है हैथ, हम लोग इसको हैज़ ही पढ़ेंगे, है ना। हु हैज़ नॉट सीन दी, यहाँ पर दी THEE दी का जो यूज़ हुआ है ये भी ओल्ड इंग्लिश है ना। दी का मतलब होता है यू, दी का जो मीनिंग होगा वो होगा यू, है ना। ये अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यू यूज़ करते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में THEE दी का यूज़ किया जाता था। फिर आगे देखेंगे ऑफन अमिड दाई स्टोर, यहाँ पे जो दाई यूज़ हुआ है THY, इसका भी मीनिंग अलग है ना। THY दाई का मीनिंग होता है योर, THY का मीनिंग होता है योर यानी तुम्हारा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझेंगे पहले कि ये क्या कह रहा है। हु हैथ नॉट सीन दी, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफन अमिड दाई स्टोर, sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor। तो who hath not seen thee, इसका मतलब हुआ कि who hath not seen you यानी तुम्हें किसने नहीं देखा है। among your rich harvest यानी तुम्हें तुम्हारी ये जो भरपूर फसल है उसके बीच किसने नहीं देखा है। यहाँ कवि कहते हैं कि शरद ऋतु इतना प्रसिद्ध और सुंदर है कि हर व्यक्ति ने इसे फसलों के बीच अवश्य देखा होगा। समटाइम्स whoever seeks abroad may find, इसका मतलब हुआ कि जो भी बाहर निकलता है वह कभी न कभी शरद ऋतु को देख सकता है। इसका भावार्थ है कि शरद ऋतु का सौंदर्य प्रकृति के हर कोने में दिखाई देता है। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, दाई मतलब फिर यहाँ पर जो दाई यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है योर, है ना। तो योर यानी तुम्हारा। तो यहाँ कही जा रही है कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। यहाँ विनोइंग विंड का मतलब हुआ कि अनाज फटकने वाली जो हवा होती है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कहते हैं कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, अनाज फटकने वाली हल्की हवा शरद ऋतु के बालों को धीरे धीरे उड़ाती है। इसका भावार्थ है कि यह दृश्य शांति, सुकून और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। और ऑन अ हाफ रीप्ड फीरो साउंड अस्लीप, इसका मतलब हुआ कि या शरद ऋतु आधी कटी हुई फसल वाले खेत में गहरी नींद सो रही है। साउंड अस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद सोना, है ना। हाफ रीप्ड का मतलब होता है कि आधा कटा हुआ फसल, है ना। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है
कि शरद ऋतु आधी कटी हुई फसल वाले खेत में गहरी नींद सो रही है। इसका भावार्थ है कि फसल पकने के बाद प्रकृति विश्राम करती हुई दिखाई देती है। Drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next swath and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look thou watchest the last oozings hours by hours। यहाँ पॉपीज़ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पॉपीज़ का मतलब होता है ये जो अफ़ीम कहते हैं ना, अफ़ीम का जो फूल होता है उसे पॉपीज़ कहा जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अफ़ीम के फूलों की सुगंध से वह उनिंदी हो गई है, जबकि उसकी जो दराती है, कहने का मतलब है कि अफ़ीम के फूलों की महक से वो पूरी तरह से नींद में जैसे सो जाती है, उस तरह सो गई है। यहाँ भावार्थ है कि कवि शरद ऋतु के शांत और आरामपूर्ण स्वरूप को दर्शा रहे हैं। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। यहाँ एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये जो वर्ड है वो है स्वाथ, है ना, स्वैथ। स्वैथ का मतलब होता है अनाज की पंक्ति। तो स्पेयर मतलब छोड़ देना। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। इसका मीनिंग हुआ कि उसकी जो दराती है वो अगली फसल और उससे लिपटे फूलों को नहीं काटती, यानी अगली फसल और उसके फूलों को छोड़ देती है। शरद ऋतु केवल उत्पादन ही नहीं करती बल्कि प्रकृति की सुंदरता और रक्षा भी करती है। यहाँ ट्विन्ड फ्लावर्स का मतलब होता है लिपटे हुए फूल, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप। इसका मीनिंग हुआ कि कभी कभी शरद ऋतु खेत में बचे हुए दानों को चुनने वाली स्त्री जैसी दिखाई देती है। ये कवि का भावार्थ है कि शरद ऋतु मेहनत, सादगी और फसल के सम्मान का प्रतीक है। स्टडी दाई लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक और बाय अ साइडर प्रेस विद अ पेशेंट लुक। इसका मीनिंग है कि वह सिर पर बोझ लेकर सावधानी से एक छोटी नदी पार करती है, जो पिछले लाइन में बताया गया कि उन्हें एक स्त्री के समान दिखाई देती है। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि यह दृश्य किसान के श्रम, धैर्य और संतुलन को दर्शाता है। और बाय अ साइडर प्रेस विद अ पेशेंट लुक, इसका मतलब है कि ये जो सेब का रस निकालने वाले यंत्र के पास धैर्य से खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है ना। यानी कि शरद ऋतु धैर्यपूर्वक सेब का रस निकालने वाले यंत्र के पास जैसे हम खड़े रहते हैं, वैसा ही परिणाम आपको उस खेत से भी मिलता है। जैसे आप थोड़ा वेट करेंगे तो अच्छी फसल होगी, है ना। तो अच्छे परिणाम के लिए धैर्य और समय महत्व यहाँ पर बताया गया है ना। यानी कि पेशेंट के साथ, बड़ा ही पेशेंस के साथ आपको वहाँ पर खेत की देखभाल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी फसल अच्छा फसल होता है। तो अच्छे फसल के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर दिन रात एक करके मेहनत करना होता है, तभी हमें एक अच्छे पैदावार का हम आनंद ले पाते हैं। कभी किसानों से पूछिए कि कितना मेहनत लगता है खेती करने में। Thou watchest the last oozings hours by hours, मतलब होता है hours by hours, मतलब घंटों तक, है ना। यहाँ पे ऊजिंग का मतलब होता है टपकना, बूंद बूंद टपकना। तो यहाँ पर इस पूरे लाइन का मीनिंग है कि वह घंटों तक सेब के रस की आखिरी बूंदों को निकलते हुए देखती रहती है। अब इसका जो पूरा मीनिंग है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस पद्यांश में जॉन कीट्स ने शरद ऋतु को एक मानवीय रूप दिया है, मानव की तरह दिखाया गया है। इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाना ही ये जो पोएटिक फॉर्म है उसमें पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो कहीं वह अनाज के भंडार में आराम करती हुई दिखाई देती है, कहीं आधे कटे खेत में सोती है, कहीं बचे हुए दाने चुनती हुई स्त्री के रूप में दिखाई देती है, और कहीं सेब का रस निकलते हुए धैर्यपूर्वक देखती रहती है।
इस पूरे पद्यांश में शरद ऋतु शांति, धैर्य, संतोष, परिश्रम और प्रकृति की उदारता का प्रतीक बनकर सामने आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी के 2 स्टैंजास बचे हुए हैं, इसे भी ख़त्म कर लेते हैं। इन 2 स्टैंजास में कवि जो है वसंत ऋतु नहीं, ये जो शरद ऋतु है, इस ऋतु में खास तो एक्चुअली वसंत ऋतु की भी चर्चा यहाँ पर होती है। मेनली तो वसंत ऋतु के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इस कविता में यहाँ पर चर्चा करेंगे उसका जो गीत है, अपना ही अलग गीत की चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, यहाँ कही जा रही है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे। इसका मीनिंग हुआ कि वसंत ऋतु के मधुर गीत कहाँ हैं, हाँ वे कहाँ चले गए। कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि हर ऋतु का अपना अलग अलग सौंदर्य और महत्व होता है। बीते हुए समय के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। इसका मतलब हो गया कि उनकी चिंता मत करो, शरद ऋतु का भी अपना मधुर संगीत है। वाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। इसका मीनिंग हुआ कि धारियों वाले बादल ढलते हुए दिन को सुंदर बना देते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कलर। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, इसका मतलब हुआ कि ये जो डूबते हुए सूरज की जो लालिमा है, वो कटे हुए खेतों पर गुलाबी रंग बिखेर देती है ना। रोजी ह्यू, रोजी यानी गुलाबी, गुलाबी और ह्यू का मतलब होता है रंग, तो गुलाबी रंग बिखेर देना। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल gnats मॉर्न। यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटे छोटे कीट, gnats का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, है ना, जो रात के समय शाम होते ही आप सुनिएगा आवाज़ करने लगते हैं, तो उसी की बात हो रही है कि देन इन अ वेलफुल कॉयर, यानी छोटे छोटे कीट एक साथ द स्मॉल gnats मॉर्न, यानी उदासी की आवाज़ निकालते हैं। मॉर्न का मतलब होता है उदासी की आवाज़ निकालना, कॉयर मतलब एक साथ इकट्ठा होकर, है ना। जो गीत गाने वाली मंडली होती है उसे भी कॉयर बोला जाता है। अमंग द रिवर्स swallows born aloft और sinking as the light wind leaves or dies। इसका मीनिंग हुआ नदी किनारे लगे विलो जो वृक्ष है, उनके बीच उनकी आवाज़ गूंजती है। और कहा जा रहा है कि हवा के चलने और थमने के साथ आवाज़ ऊपर नीचे होता रहता है, यानी हल्की हवा के चलने और रुकने के साथ ही उनकी आवाज़ कभी तेज और कभी धीमी हो जाती है। ये मीनिंग हुआ यहाँ पर इस लाइन का। और सिंकिंग एज अ लाइट विंड लीव्स और डाइस। चलते हैं आगे। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। लैम्ब का मतलब होता है मेमना, तो फुल ग्रोन लैम्स यानी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके जो मेमने हैं, उनकी आवाज़ की बात हो रही है। यानी बड़े हो चुके मेमने पहाड़ियों से जोर जोर से मिमियाते हैं। फ्रॉम हिली बॉर्न, हिली मतलब पहाड़ी, है ना, जो पहाड़ी में जन्मे, तो वहाँ जन्मे हुए वो जो बड़े हो चुके मेमने हैं वो पहाड़ियों से जोर जोर से मिमियाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक जीव अपने तरीके से जीवन का उत्सव मनाता है, इसका ये मीनिंग है। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट। हेज क्रिकेट, आप हेज का मतलब होता है झाड़ी, तो झाड़ियों में रहने वाले जो क्रिकेट है, क्रिकेट का मतलब आप जानते हो कि झिंगुर को बोला जाता है। झिंगुर जो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है उसकी, तो हेज क्रिकेट यानी झाड़ियों में रहने वाले झिंगुर सिंग यानी गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट यानी काफ़ी मधुर स्वर में गाते हैं। ये शरद ऋतु का अपना मधुर प्राकृतिक संगीत है। द रेड ब्रेस्ट विजल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। यहाँ मीनिंग यहाँ बताया जा रहा है रॉबिन बर्ड की चर्चा हो रही है। रॉबिन बर्ड, है ना, रेड ब्रेस्ट का मतलब यहाँ रॉबिन बर्ड है, एक पक्षी है रॉबिन, है ना, जिसके बारे में बताया जाए कि लाल छाती वाली रॉबिन। रेड ब्रेस्ट का मतलब होता है लाल छाती वाली,
है ना, जो पक्षी होती है रॉबिन चिड़िया को कभी आपने देखा होगा तो उसका जो छाती वाला हिस्सा होता है वो रेड कलर का होता है। तो ये एक चिड़िया है रॉबिन चिड़िया, बगीचे में मधुर सीटी बजाती है ना, गार्डन यानी बगीचा, बगीचे में क्रॉफ्ट कर रही है, विजिल्स सीटी बजाना। एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काइज। फिर ये कही जा रही है यहाँ पे कि आकाश में इकट्ठा हुई स्वॉलो ये एक पक्षी चिड़िया है जो काफ़ी ट्विटर कर रही हैं, चहचहा रही हैं इन द स्काई, आसमान में, आकाश में इकट्ठी हुई जो चिड़िया है चहचहाती है और प्रवास की तैयारी करती है। शाम होते ही सारी पक्षियाँ वो अपने अपने घोंसलों की तरफ लौटने की तैयारी करते हैं। यह पंक्ति परिवर्तन और समय के निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती है। जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। ये एक संदेश देने का प्रयास इस पंक्ति के द्वारा हमारे कवि के द्वारा कहा गया है। चलिए अब एक नज़र इसके पूरे भावार्थ को समझते हैं कि 2 पैराग्राफ में कवि ने क्या कहा। इस अंतिम पैराग्राफ में अंतिम ये जो हमारा पद्यांश है उसमें जॉन कीट्स बताते हैं कि शरद ऋतु का भी अपना अलग संगीत और सौंदर्य है। सूर्यास्त की लालिमा, कीड़ों की गुनगुनाहट, मेमनों की आवाज़, झिंगुरों का गीत, रॉबिन पक्षी की सीटी और आकाश में उड़ती जो पक्षियां हैं वो सब मिलकर शरद ऋतु का मधुर संगीत रचती हैं। कवि का संदेश है कि हर ऋतु, हर समय और जीवन के हर चरण की अपनी सुंदरता होती है, इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और प्रकृति के हर रूप की सराहना करनी चाहिए। तो यहीं पे और टू ऑटम हमारा कविता समाप्त होता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।